केवल मंगलवार या गुरुवार को ही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होगी। सेबी के इस कदम से एनएसई के वीकली इंडेक्स ऑप्शन की एक्सपायरी सोमवार को करने के फैसले पर आखिर क्या असर होगा, इस पर हम खास बातचीत करते हैं। मेरे साथ रोजमर्ग के उदय ताड़ालकर जुड़ गए हैं। उदय, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए, सबसे पहले उदय, हमें समझना है आपसे कि सेबी के इस प्रस्ताव का मकसद क्या है, क्योंकि जिस तरह से अब जो सिर्फ मंगलवार गुरुवार तक सीमित करने का जो तर्क है, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजंस आपको क्या लगते हैं? देखिए, पिछले साल में सेबी ने जो एक डेटा निकाला था ऑप्शन ट्रेड के बारे में, ओवरऑल डेरिवेटिव ट्रेड के बारे में, वहां पे ऐसे दिया था कि जो जो इंडिविजुअल निवेशक है उनको हेवी लॉस होता है और उसके बदौलत कई चेंजेस मार्केट में लाए गए। उसमें था वीकली एक्सपायरी जो डेज है वो फिक्स करने के लिए बोला। जैसे आपने बताया कि इसमें ट्यूसडे बीएसई ने और थर्सडे के लिए एनएसई ने ये दिन तय करने का सोचा था। अभी इसमें जो अंतराल रखने का जो सिलसिला चल रहा है, आपको मालूम है कि मंडे जब भी कोई एक्सपायरी होती है तो फ्राइडे के बाद 2 दिन मार्केट बंद रहता है। ये दो दिन जो भी मार्केट बंद रहता है तो बहुत कुछ हो जाता है। आजकल तो एक एक रात में ग्लोबली अफेक्ट हो रहा है टैरिफ के हिसाब से। तो इसमें जो इतनी वोलेटिलिटी होती है, लास्ट डे में जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होता है, उसके हिसाब से कुछ स्ट्रीमलाइन करने के लिए सेबी ने ये सोचा था। अगर आप थोड़े पीछे जाए 20-22 साल, तभी भी ऐसा ही था। जब भी T+5 का मार्केट था, तभी जो एनएसई का क्लोजर होता था वो ट्यूसडे को होता था और बीएसई का फ्राइडे को होता था। तभी भी सेबी ने एक स्ट्रीमलाइन करके एक ही क्लोजर बताया। अभी तो वीकली होता है, तो जो वॉलेटिलिटी होती है और जो वॉलेटिलिटी में जो इंडिविजुअल और रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको काफी इसमें तकलीफ हो रही है। और जो भी जो आप बोलते हैं कि मार्केट में जो रिस्क है वो रिस्क के हिसाब से कैसे कम करना है, ये सेबी का मकसद है। और इसके हिसाब से सेबी ने अभी ये जो प्रस्ताव रखा है, जिस 17 अप्रैल तक ये प्रस्ताव में अभी उनके पास पूरे सजेशंस आए रहेंगे और अभी देखना है कि सेबी आगे क्या करती है। बिल्कुल उदय, तो क्लियरली आपने समझाया कि ओवरलैपिंग एक्सपायरी और साथ ही एक्सेस वॉलेटिलिटी एक कंसर्न जिसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर है कि इंडेक्स ऑप्शन की लिक्विडिटी और वॉल्यूम पर खासतौर से सोमवार को होने वाली एनएसई की एक्सपायरी पर किसी भी तरह का इम्पैक्ट आप पड़ता हुआ देखते हैं? वॉल्यूम से ज्यादा तो मैं बोल रहा हूँ वोलेटिलिटी का ज्यादा इफेक्ट है। वॉल्यूम तो चलते ही रहेगा। आपने अगर देखा है कि कितने भी ज्यादा मार्जिन लगाए ये सेबी ने ओवर ए पीरियड, मतलब जैसे इक्विटी में पहले कोई मार्जिन नहीं था, तभी भी ऐसे एक एक टाइप का फियर क्रिएट किया था कि वॉल्यूम्स कम होंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो निवेशक उससे एडजस्ट करते गए। अर्थात लास्ट ईयर के हिसाब से जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग रिटेल इन्वेस्टर अगर बोलेंगे आप, तो उसमें कटौती हुई है। करीब 1 महीने में 20% से वॉल्यूम कम हुआ था, जैसे दिसंबर 24 का अगर हम जिक्र करें। और अभी के हालात में जो फिगर आ रहे हैं, तो उसमें 77% वॉल्यूम इंडिविजुअल का कम हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन इन्हें वे मैं तो बताता हूँ कि सेबी का जो मकसद है इसके पीछे, कि जो रिटेल इन्वेस्टर एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पता है कि मार्जिन भी बढ़ाया गया है। तो जिनको अगर ये मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, वो तो समझदार रहे, सोच सोच के काम करे और इसी के साथ वो फाइनेंशियली साउंड भी रहे। मेरे ख्याल से ये सब सूत्रों के हिसाब से सेबी ने ये कदम उठाया है। उदय, अब जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं, जो अल्गो ट्रेडिंग फर्म्स हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज पर इस बदलाव को लेकर किसी भी तरह का असर या कुछ काम जो उन्हें शायद करना पड़ सकता है? आपने एकदम सही सवाल पूछा। आप अगर देखोगे कि पहले जब भी मैनुअल कोई भी स्ट्रैटेजी बनती थी, तो अभी भी कई इंडिविजुअल ऐसे हैं जो अपने हिसाब से वो स्ट्रैटेजी करते हैं। मैं रिटेल इन्वेस्टर, बट मे बी दोज कुड बी एचएनआई इन्वेस्टर्स और दो आर हैविंग ग्रिप ओवर दिस डेरिवेटिव सेगमेंट। तो उनकी जो स्किल सेट है, जो हम बोलते हैं कि उनकी क्षमता है कि उनको पोजीशन मार्केट में लेने की। लेकिन हम लोग अभी हमेशा बोलते हैं कि एआई इज टेकिंग ओवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स और मार्केट में अल्गो ट्रेड आके अभी इट हैज बीन डिकेड्स लॉन्ग। तो अल्गो ट्रेडिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी बीटिंग द रिटेल इन्वेस्टर। तो रिटेल निवेशकों का इसमें कितनी भी फाइनेंशियल लिटरेसी हो, वो अल्गो ट्रेडिंग को तो बीट नहीं कर सकते। तो वो हिसाब से उनको
हमेशा आप देखेंगे तो डिसएडवांटेज ही रहेगा और ये स्किल सेट भी शायद लुप्त हो जाएगा, ऐसी संभावना है। हम्म, तो अब ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और खासतौर से ऐसे बहुत सारे नए ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उदय, आप भी जानते ही होंगे, अब उन्हें आप फिर किस तरह की सलाह देना चाहेंगे? देखिए कोई एक्शन जो सेबी एज ए रेगुलेटर जो प्रोएक्टिवली करती है, जैसे फिर हमने देखा मई 25 में सेबी और रिजर्व बैंक के कुछ जो भी डेटा आया, उसके हिसाब से करेंसी डेरिवेटिव्स में अगर किसी को पोजीशन लेनी है तो वो अंडरलाइंग का कोई ट्रेड होना चाहिए, ऐसा कंपल्शन किया। और इसके बदौलत हमने देखा कि जो जेन्युइनली जो हेजिंग करते हैं वही करेंसी में रह गए। और अगर आप फंडामेंटली देखोगे तो जो डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है वो हेजिंग के लिए रखा गया है। तो ऐसा नहीं हो जाए कि निवेशक अननेसेसरी ये डेरिवेटिव के पूरे सिस्टम में आए और लॉस करे। तो सेबी जैसे आप देखते हैं कि कोई मैच है, फुटबॉल का मैच है समझो, तो फुटबॉल के मैच में कोई वायलेशन हो गया तो उसमें पनिशमेंट होता है। तो पहले पीला कार्ड दिखाया जाता है, फिर रेड कार्ड दिखाया जाता है। तो वैसे ही सेबी इसमें जितने भी जोखिम आ रही है उसके ऊपर कार्ड दिखा रही है और हो सकता है कि कोई प्लेयर्स को इसमें से आउट भी कर सकती है। तो वैसे स्टेप्स हो रहे हैं। हो सकता है सेबी और भी इसमें कोई जो भी आप बोलते हैं कि विचार मंथन हो सकता है, उसके हिसाब से कोई थ्रेशोल्ड आएगा कि अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो ग्रॉस इनकम आपका इतना होगा तो ही आप डेरिवेटिव में हेजिंग कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी आने की संभावना है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप सेबी देख रही है। और आपको तो इतना भी मालूम है कि कोई भी मार्केट में ट्रेड की बहुत जरूरत होती है, उसके उसके हिसाब से लिक्विडिटी रहती है। तो वो बैलेंस रख के सेबी कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठा रही है। ये उदय, बहुत ही आसान भाषा में आपने ये पूरी खबर को समझाया और मार्गदर्शन दिया हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद। और राइट, इसी नोट पर हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बाजार चाल पर नजर।